आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस क्लोज टेस्ट के डिस्कशन में हम एक नया सेट लेके आए हैं जो कि सीडीएस के पेपर में रिसेंटली आया था। जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है इस पैसेज की बहुत ज्यादा नहीं है, पैसेज का लेंथ भी छोटा है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही ज्यादा होते हैं। बस डिफिकल्टी सीडीएस के पेपर में ये आती है कि वो एक ही सेंटेंस में कई बार क्या करता है, आपको मल्टीपल ब्लैंक्स दे देता है और साथ ही साथ जो ऑप्शन देता है वो थोड़ा क्लोज देता है ऑप्शन, जो कि आप ग्रामर और मीनिंग दोनों में सिंक बैठा के सॉल्व कर सकते हो। तो एक काम आप करना, आप इत्मीनान से पहले यहाँ पे पॉज करके ये वाला पैसेज चाहो तो पहले पढ़ लो, अगर आपको ये तरीका है पहले। अदरवाइज हम साथ में डिस्कशन करते हुए बढ़ते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो जो आया है खट से लाइक करके अटेंडेंस लगा दो वीडियो में, जैसे कि मुझे पता चल जाए कि आप आ गए हो। तो हम शुरू करते हैं अब डिस्कशन को। यहाँ देखो पैसेज क्या कह रहा है, पहली लाइन क्या कह रही है। जो ऑब्जेक्टिव है, आइडियोलॉजी है, प्रोग्राम है, लीडरशिप है और ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट डैश है किस चीज का, सोशल मूवमेंट का। ठीक है, मैंने कहा ये 5 चीजें हैं। सब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है, ये वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है और यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्लियर, ये लिंकिंग वर्ब होता है ना, इसलिए कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो आर इंपॉर्टेंट डैश ऑफ सोशल मूवमेंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉम्पोनेंट्स है, पीसेज है और इंग्रेडिएंट है, 4 है। मेरा दिमाग पहले क्या कहता है, पहले मीनिंग पे जाओ। तो मीनिंग में देखा मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट है सोशल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट, तो मुझे बिल्कुल सही लगा। कंपोनेंट्स है सोशल मूवमेंट के, मुझे बिल्कुल सही लगा। पीसेज हैं सोशल मूवमेंट के, मुझे बिल्कुल गलत लगा। क्यों? क्योंकि टुकड़े नहीं है वो सोशल मूवमेंट के, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि वो इसका हिस्सा है। और इंग्रेडिएंट है, ये भी मुझको बिल्कुल सही लगा। तो मुझे यहाँ पे मीनिंग में देखते हुए 3 समझ में आ गए और सी को मैंने हटा दिया यहाँ से। पर अब इसमें आपको एक बहुत बढ़िया हिंट मिल रही है। यहाँ पे लिखा है आर, जो आपका मेन वर्ब है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब, वो आर है, यानी प्लूरल है। प्लूरल कब लगता है? जब प्लूरल आपका नाउन होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स हो जाएगा आपका। ये कॉन्स्टिट्यूएंट और इंग्रेडिएंट यहाँ पे सीधा कट जाएगा। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट, कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट है, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं, बट आपको ग्रामेटिकल हिंट देके ये कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ 5 चीज थी जिसके लिए आपका वर्ब में आर लगाया, सब्जेक्ट वर्ब आपका जो अग्रीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्योंकि सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल हो जाता है। ठीक है, ये रूल तो पता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, फिर आता है प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है। वर्ब पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा या कुछ भी नहीं आएगा। और प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है, दे आर इंटरडिपेंडेंट डैश ईच अदर। अब यहां लगा है कॉमा, अगर कॉमा नहीं लगा होता मेरा दिमाग खट से कहता कि दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कौन? ये जो 5 चीजें यहाँ लिखी है, ए बी सी डी ई। तो अगर मेरा दिमाग यही कहता, अगर कॉमा नहीं लगा होता, बट कॉमा लग गया है तो हो सकता है और कुछ बात भी कह रहा हूं। दे आर इंटरडिपेंडेंट अपोजिंग ईच अदर, इफेक्टिंग ईच अदर, फेमिलियराइजिंग ईच अदर या फिर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। ठीक है, अब हमको इसे थोड़ा सा मीनिंग पे जाना पड़ेगा। वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए वो अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं? नहीं, अगर इंटरडिपेंडेंट है तो अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे। इफेक्टिंग ईच अदर, तो दिमाग में आएगा कि भाई एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे होंगे। बट आपका एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट। इफेक्ट जो होता है किसी चीज का प्रभाव होता है और अफेक्ट जो होता है वो प्रभाव डालना होता है। तो अगर प्रभाव डालने की बात कर रहे हो तो इफेक्ट को आप आईएनजी फॉर्म लगा के अफेक्टिंग कर दोगे, जो कि यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग का भी मतलब है, अफेक्टिंग। तो इफेक्टिंग इसलिए लगाया यहाँ पे, जैसे कि आप कंफ्यूज हो जाओ तो इसको यहाँ से हटा देना। फेमिलियराइजिंग, एक दूसरे का हालचाल ले रहे हो? हाँ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फेमिलियराइज नहीं कर रहे हो। तो इन्फ्लुएंसिंग हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन बन जाता है, यानी कि वो दोनों इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे पे प्रभाव डाल रहे हैं। फिर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम डैश लोकल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, डन। 2 ब्लैंक है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। द ऑब्जेक्टिव्स किसका? ऑफ द मूवमेंट चेंज। ऑब्जेक्टिव हमारा सब्जेक्ट है, चेंज हमारा वर्ब है। ऑब्जेक्टिव जो है वो बदल जाते हैं। फ्रॉम आर्टिकुलर लोकल इश्यूज, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, टू ब्रॉड एम्स, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैंने इसको पूरा पढ़ा, मैंने देखा यहाँ पे ब्रॉड एम बता रहा है। क्या कह रहा है? लोकल इश्यूज है और कह रहा है कि ब्रॉड एम्स हैं किसी चीज के। तो जो लोकल इश्यूज हैं वो ब्रॉड एम से छोटे होंगे, छोटे होंगे तो हमें कुछ ऐसा मतलब डालना है यहाँ पे जो इसका ऑपोजिट हो, कॉन्ट्रास्ट हो। क्यों? क्योंकि बदलने को कह रहा है, बदलोगे तो किसी एक चीज से दूसरी चीज में बदलोगे तो अपोजिंग व्यूज होंगे। इतना तो क्लियर है। चेंज की बात कर रहा है ना, तो यानी वाइड से ब्रॉड हो गए,
भाई वाइड भी तो ब्रॉड ही होता है, तो मीनिंग तो क्वालिफाई करेगी नहीं यहाँ पे। स्कैंटी, स्कैंटी मतलब छितराया हुआ है, तो छितराया हुआ यहाँ पे वो उतना मीनिंग अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ऑपोजिट वाला नहीं आया हुआ। नैरो, पहले नैरो था यानी पतला, फिर ब्रॉड हो गया, फैल गया, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। कन्फाइन, कन्फाइन क्या कह रहा है, किसी चीज को छुपा के कह रहा हूं मैं, किसी चीज में लिमिट लगा के रख देना। मान लो आपने किसी चीज को कमरे में बंद कर दिया तो उसका मूवमेंट कन्फाइन हो गया। और साथ ही साथ एक और चीज भी है, क्योंकि प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट जो है आपका लोकल इश्यूज। अब ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, उसको मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव। तो नैरो आपका एडजेक्टिव है, कन्फाइन आपका वर्ब है, तो ये आपका कन्फाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड वाला। फोर्थ वाला देखते हैं, टू ब्रॉड एम्स डैश सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर्टिकुलर लोकल इश्यूज, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, टू ब्रॉड एम्स क्या हो गया, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड करी गई है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रपोजिशन दिए हुए हैं, तो भरना तो यहाँ पे हमें प्रपोजिशन ही है, उसका ऑब्जेक्ट है ये। तो ऑब्जेक्ट जो है वो बदलता है किस चीज के लिए, फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बाय सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, विथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसे बुद्धि लगाओ, एंड तो लगेगा नहीं, एकदम क्लियर है। टू मूवमेंट चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन तो एकदम बेतुका सा हो गया, तो एंड तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो मूवमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज हो जाते हैं विथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं, मूवमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चेंज होते हैं, इसलिए फॉर एक सेंसिबल आंसर बन रहा है। बाई होगा नहीं कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाते हैं, ये भी नहीं कह रहा है, और उसके साथ भी चेंज होने की बात नहीं कर रहा है। अगर इस वाले में हल्का सा भी कंफ्यूजन आ रहा है तो इत्मीनान से इसका मतलब निकालने की कोशिश करो। जैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि जो भी हमारा मूवमेंट है उसके चेंज की बात हो रही है, उसके चेंज की बात हो रही है कि वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है, लोकल इशू से ब्रॉड एम्स पहुंच जाता है। वो क्यों ऐसा चेंज होता है, वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि हम ओवरऑल बात भी यही कर रहे हैं। अगर एग्जाम में मान लो ऐसी डिफिकल्टी आ रही, नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको स्किप कर देना, पहले बाकी भर लेना, फिर जब एक टोन का आइडिया लग जाए कि क्या चल रहा है पैसेज में, फिर वापस आके ये वाला आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो एक और कॉन्फिडेंट अटेम्प्ट ले पाओगे। ठीक है, ऐसे करना है एग्जाम में। अब क्या करना है, sometimes a movement which begins with broad objectives may in the process get dash with one or two particular issues। कह रहा है कभी कभी जो मूवमेंट है जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू भले हुआ था, बट इस प्रोसेस में, इस रास्ते में वो कुछ हो जाता है, वो गेट हो जाता है। अब गेट क्या होता है, इसका कोई वर्ब का फॉर्म होता है, सोचना, विद वन और टू पर्टिकुलर इश्यूज। तो टर्न्स इनटू, टर्न आउट, बॉग डाउन, बॉग्ड आउट। बुद्धि कैसे लगानी है, मे इन द प्रोसेस गेट, ये जो गेट होता है, अगर इसके बाद वर्ब लगानी है तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। रीजन, जो गेट होता है ये एक लिंकिंग वर्ब होता है। क्लियर, लिंकिंग वर्ब जो होता है उसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा। अब नाउन प्रोनाउन तो वर्ब यूज नहीं कर रहे हो, तो वर्ब जब भी आप यूज कर रहे होते हो तो एडजेक्टिव वाला, एडजेक्टिव लगाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज कर लेते हो। अभी इतना समझ लो, ग्रामर में बहुत डीपली नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए रूल से बन जाता है कि गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है अगर आप वर्ब लगाते हो। तो टर्न्स और टर्न तो वैसे कट गया, ठीक है, और अगर मीनिंग आती है तो भी वैसे कट जाता है, क्योंकि टर्न इनटू मतलब किसी चीज में बदल जाना, टर्न आउट मतलब कितने, जैसे मान लो वोटर टर्न आउट बहुत अच्छा था, यानी कि बहुत लोग घर से निकल के आए वोट करने, तो टर्न आउट हो जाता है। बॉग्ड आउट जैसी कोई चीज होती नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बॉग्ड डाउन हो जाता है आपका एक फ्रेजल वर्ब। इसका मीनिंग आप मुझे गूगल करके या तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी से या LDOCE से आप इसको निकालो, देखो, और मुझे कमेंट करके बताओ आपने बॉग्ड डाउन का मीनिंग क्या देखा। ठीक है, आइडियोलॉजी ऑल्सो डैश चेंज। अब देखो कुछ बदल रहा है और कह रहा है आइडियोलॉजी भी बदल जाती है, तो आइडियोलॉजी ऑल्सो वेंट चेंज। आइडियोलॉजी सब्जेक्ट, ऑल्सो एडवर्ब, ये क्या है, यहां वर्ब आ जाएगा, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि चेंज जो है यहाँ पे नाउन है, यानी ये ऑब्जेक्ट है तो कोई ऐसा वर्ब आएगा जो ट्रांजिटिव होगा। कुछ समझ में आया, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। वर्ब अगर ट्रांजिटिव वर्ब होता है तभी आपको ऑब्जेक्ट आता है, इतना क्लियर है। चेंज जो है यहाँ पे वो नाउन है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, इतना क्लियर है। तो चेंज अगर नाउन है यानी कि वहां पे आ रहा है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे,
तो ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव होना इसकी मजबूरी हो जाती है, तो हम पहले जाएंगे अपना। तो आइडियोलॉजी ऑल्सो वेंट, बिल्कुल गलत, क्यों? वेंट तो आपका इंट्रांजिटिव है। प्रोसीड्स, बिल्कुल गलत, ये भी आपका इंट्रांजिटिव है। अच्छा, कंफ्यूजन है अगर कि इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में कि नहीं समझ में आता क्या है क्या नहीं, मैं एक काम करना, देखो कोई भी बुक होगी जहां पे लाइन से आपके वर्ब की लिस्ट होगी, हर वर्ब के पास बारी बारी जाते जाना, देखना समझना क्या लिखा हुआ है, और खुद से पूछना कि ये क्या व्हाट या होम का जवाब दे पा रहा है। अगर दे पा रहा है तो ट्रांजिटिव है, नहीं दे पा रहा है तो इंट्रांजिटिव है। अगर दोनों हो जा रहा है तो ट्रांजिटिव भी है, इंट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अर्गेटिव वर्ब शायद इसको कहते हैं, अभी स्ट्राइक नहीं कर रहे मेरे, तो वो हो जाता है। तो उसको खुद से एक एक वर्ब के पास जाओ, तो जो डिफिकल्ट वाले हैं उस पर अपना कुछ इंडिकेशन डबल टिक सिंगल टिक लगा के मार्क कर लेना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। बाकी मेरे ख्याल से तो ग्रामर क्लासेस में आपने पढ़ के रखा ही होगा, इंपॉर्टेंट वाले तो आपको वैसे भी करा दिए जाते हैं। फिर आता है प्रिसीड्स और अंडरगोज, ये दोनों ट्रांजिटिव है, प्रिसीड समथिंग और अंडरगो समथिंग। तो आइडियोलॉजी भी बदल जाती है, तो अगर आइडियोलॉजी भी बदल जाती है कहना चाह रहे हो, तो वो भी अंडरगो करती है चेंज के, वो भी उस प्रोसेस के थ्रू जाती है, तो अंडरगो हमारा सही वर्ड आता है। प्रिसीड आइडियोलॉजी पहले आती है बदलाव के, ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठ रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है वो चेंज हो जाते हैं, बट यहाँ कहना चाह रहा है कि उसके साथ साथ आइडियोलॉजी भी चेंज हो जाती है, तो भी वाला जो है वो इसी से हमें अंडरगो से ही आ रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो कीप द पार्टिसिपेंट्स टुगेदर बाय डेवलपिंग फीलिंग्स ऑफ वीनेस। कह रहा है कि ये जो है ये हमें डायरेक्शन देती है इवॉल्विंग स्ट्रेटजी और प्रोग्राम को, साथ ही साथ जो पार्टिसिपेंट हैं जो उस मूवमेंट में लगे हुए हैं उनको एक वीनेस वाली फीलिंग देती है, मतलब हम वाली फीलिंग देती है, मैं वाली फीलिंग नहीं। वेरियस स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स आर इवॉल्व्ड टू डैश पीपल। अब देखो, वेरियस स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट्स, आर इवॉल्व्ड ये हो गया हमारा वर्ब, किस लिए इवॉल्व किए जाते हैं? टू डैश द पीपल। जैसे ही मैंने देखा टू के बाद स्पेस आया है और मैंने ऑप्शन के पास गया, देखा ये चारों ही ऑप्शन हमारे वर्ब हैं, तो टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? इतना तो आपको आता है, वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। बेस फॉर्म कौन सा है? मोबिलाइज्ड? नहीं, ये तो आपका सेकंड थर्ड फॉर्म है। मोबिलाइज बिल्कुल, मेक बिल्कुल, मैच्योर्स बिल्कुल भी नहीं। इतना क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अब मीनिंग पे जाओ कि आप जो है स्ट्रैटेजी और प्रोग्राम को इवॉल्व करते हो लोगों को बनाने के लिए, टू मेक व्हाट? मेक द पीपल। जो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये सेमी वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? सेमी वर्ब। सेमी वर्ब का फंडा ये है, जहां भी आपके नॉन फाइनाइट वर्ब यूज होते हैं, अगर वहां वो वर्ब ट्रांजिटिव है तो वो क्या लेके आएगा? ऑब्जेक्ट लेके आएगा। जैसे मान लो मेक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, मेक व्हाट? मेक द पीपल। तो तुमने स्ट्रैटेजी और प्रोग्राम को बनाया टू मेक पीपल? नहीं, ऐसा तो नहीं है। टू मोबिलाइज पीपल, उनको मोबिलाइज करना, उनको मतलब घर से निकाल के बाहर सड़क पे लेके आना कि आप मूवमेंट में पार्टिसिपेट करिए, हिस्सा लीजिए। तो मोबिलाइज हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, मेक हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दे डैश द मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वो मूवमेंट को कुछ करते हैं लंबे समय के लिए, वो थ्रेटन कर देते हैं मूवमेंट को। अगर लोग मोबिलाइज होंगे तो क्या मूवमेंट थ्रेटन हो जाएगा? उसमें कोई कमी आ जाएगी? नहीं। वो ब्लस्टर कर देते हैं, ब्लस्टर मतलब डांटना होता है, तो वो डांट देते हैं मूवमेंट को, डांटते भी नहीं है। वो ब्लो कर देते हैं मूवमेंट को, ब्लो करने की बात भी नहीं, ब्लो करना टेक्निकली मूवमेंट को ध्वस्त कर देना होता है। सस्टेन करते हैं यानी प्रोलॉन्ग करते हैं। प्रोलॉन्ग करना मतलब खींचते हैं, चलाते हैं, उसको जिंदा रखते हैं। सस्टेन करना जिंदा रखना भी होता है, तो सस्टेन करना हमारा यहाँ पे परफेक्टली एप्ट ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है लीडरशिप डैश इनिशिएट्स और इमर्जेस इन द कोर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डैश आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव्स, इवॉल्विंग स्ट्रेटेजीज एंड प्रोग्राम्स एंड मेंटेनिंग द स्पिरिट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट। बहुत सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल कॉम्प्लेक्स एक साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि मल्टीपल सब्जेक्ट वर्ब के पेयर है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कह रहा हूं, अदरवाइज सेंटेंस सिंपल है। देखो लीडरशिप जो है सब्जेक्ट है, इसके बारे में कौन सा वर्ब बता रहा है? लीडरशिप जो है वो करता है प्ले। तो ये सब्जेक्ट का वर्ब ये है प्ले। प्ले वर्ड एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी चीज में, इन आइडियोलॉजी ऑब्जेक्टिव इवॉल्विंग, ये पूरा उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा इस इन का। ठीक है, पहली चीज स्पिरिट तक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ऑफ द पार्टिसिपेंट अगर प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है। दूसरी चीज ये इनिशिएट जो है वो क्या है? ये वर्ब है। इमर्जेस क्या है? ये भी वर्ब है। और क्या कर रहा है? ये कंजंक्शन है, इन दोनों वर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है, इनिशिएट और इमर्जेस।
अब एक और वर्ब आ गया, ये क्या है, इन द कोर्स प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑफ द ग्रोथ प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑफ द मूवमेंट प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। इनका आपका वर्ब से कोई रिलेशन नहीं है। जब वर्ब आपका यहाँ पे एक आ गया है, सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर मिल गया, तो यहाँ एक और सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। हम जाते हैं, वेयर क्या है, एडवर्ब, विच क्या है, प्रोनाउन, हाउ क्या है, एडवर्ब, मोर क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मोर शायद एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। ठीक है, देख लेना, मैं एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रहा। मोर, आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट मोर वाटर, तो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ये भी क्वालिफाई नहीं होगा, हमारा विच ही आंसर बन जाता है। दूसरी चीज, इस केस में ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। और जब भी आपका एक मेन क्लॉज में एक और अंदर अगर एक और क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब का पेयर बनता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, उसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस मोटा मोटा बता रहा हूँ। यहाँ पे एक और सब्जेक्ट लिखना था और नाउन प्रोनाउन यूज होना था, तो विच लगा दिया। विच के बारे में इनिशिएट और इमर्जेस आपको बता रहा है, तो इसी सब्जेक्ट का ये भी वर्ब है, इनिशिएट भी और इमर्जेस भी उसी का वर्ब है, तो दो वर्ब को जोड़ने का काम और कर रहा है। 10th क्या कह रहा है, plays a crucial role in dash ideology and objectives, in supersedes, in assumption, in articulating, in supposition, in dash ideology and objectives। अब मैं ये सोच रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। अब ये इन जो है प्रपोजिशन है, आइडियोलॉजी और ऑब्जेक्टिव जो क्या हो गए, उसके ऑब्जेक्ट हो गए। कंजंक्शन जोड़ रहा है एंड को, यानी इनके दो ऑब्जेक्ट है, आइडियोलॉजी ऑब्जेक्टिव। आइडियोलॉजी को कोई मॉडिफाई कर सकता है, तो एक हिंट है कि एडजेक्टिव हो सकता है। सुपरसीड्स, तो ये सुपरसीड्स क्या है, ये हो गया वर्ब आपका, तो यहां नहीं होगा क्योंकि सीधा सीधा वर्ब का एस या ईएस फॉर्म नहीं लगाना है। इन अजम्पशन, ये भी आपका नाउन है, तो ये नहीं होगा। आर्टिकुलेटिंग, ये आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, पार्टिसिपल इन आर्टिकुलेटिंग, तो ये आपका हो सकता है, इसको होल्ड पे करते हैं। इन सपोजिशन, सपोजिशन भी मेरे ख्याल से आपका नाउन ही है कि सपोजिशन, कुछ सपोज करने को सपोजिशन कहते हैं, तो ये भी आपका नहीं आएगा। तो आर्टिकुलेटिंग आपका परफेक्टली यहाँ फिट बैठ जाता है, और इसका मतलब भी होता है कि इन चीजों को जोड़ के चलना। किसको, इन आर्टिकुलेटिंग व्हाट, जोड़ना आइडियोलॉजी को, एडजेक्टिव को। दूसरी चीज, अब देखो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मुझे चेंज भी करना पड़ सकता है, यहाँ पे हल्का सा मिटा दूंगा इसको मैं। देखो समझते हुए समझाते हुए एक नई चीज बात सामने आ गई। इन डैश, डैश व्हाट, आइडियोलॉजी और ऑब्जेक्टिव। मैंने कहा था जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो क्या करते हैं, सेमी वर्ब होते हैं। सेमी वर्ब में क्या होता है, अगर आपका यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब कोई लगाते हो, जैसे आपने लगाया वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दिया मान लो, ठीक है, हो सकता है वो नाउन होगा। क्यों, क्योंकि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, वर्ब आपका प्रोनाउन तो होगा नहीं, वो नाउन होगा। अब नाउन है, क्लियर है। अब ये जो नाउन है, ये अगर नॉन फाइनाइट वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है, तो वो ऑब्जेक्ट लेके आ सकता है। तो इन ये आइडियोलॉजी और जो ऑब्जेक्टिव है, ये आपका आर्टिकुलेटिंग का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, या है, एक्चुअली है इस सेंटेंस में। तो जिसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया उसको इग्नोर कर दो। तो अगर हम इसको दोबारा से अटेम्प्ट करना चाहें तो हम इसको सीधा सीधा फिर मीनिंग से अटेम्प्ट करेंगे कि वो क्या कर रहा है। ये जो लीडरशिप है वो क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है किस चीज में, आर्टिकुलेट करने में। किसको आर्टिकुलेट, यानी क्या जोड़ने में, आइडियोलॉजी और ऑब्जेक्टिव को जोड़ने में, और इवॉल्विंग स्ट्रैटेजी प्रोग्राम को काम करने में, और मेंटेन करने को किस चीज का, स्पिरिट ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा नया निकल के आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग चीज की बात चल रही है। मोटा मोटा ये है, 10th वाले क्वेश्चन में आप मीनिंग से आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ग्रामर वाला मैंने जबरदस्ती आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, ऐसा आप समझ लो फिलहाल। ठीक है, कभी कभी मुझसे भी जल्दी जल्दी में अलग अलग बातें निकल आती हैं। एनीवे, उम्मीद करता हूँ कि आपको आसान लगा होगा। इस वीडियो में ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मुझे अच्छा लगता है कि अगर आपको बेनिफिट हो रहा है और आप अगर प्रॉपरली इसको अपने बेनिफिट के लिए लगाते जा रहे हो, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।